खुद को पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, खुद को पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, एक पन्ना ज़िंदगी का हर रोज़ मोड़ देते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तुषार गुप्ता एंड आई वेलकम यू टू द चैनल। तो इस चैनल पर हमने क्लास 10th के लिए छलांग सीरीज़ लॉन्च की है और वो सीरीज़ स्टार्ट भी हो चुकी है और आपका साइंस जो है वो गणपत सर ले रहे हैं और आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके साइंस का चैप्टर देख सकते हैं। तो यार आज हम अपनी सेकंड जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अपनी मैथ्स की जर्नी। तो मैथ्स स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें बता दूँ। पहला ये, अपनी क्लास 10 की मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। तो यार हर चैप्टर के आपको 2 वीडियो मिलेंगे। पहले वीडियो में अपन सारे कंसेप्ट, थ्योरम, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सब कवर कर लेंगे और सेकंड वीडियो में यार उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी 7 से 8 ईयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए आपके बोर्ड में वो सारे अपन कवर कर रहे होंगे। तो चलो यार अपनी सेकंड जर्नी स्टार्ट करते हैं छलांग सीरीज़ की मैथ्स के साथ। आज मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर चले करते हैं। चलो देखो, रियल नंबर्स में बात होगी नंबर्स की, तो एक बार पहले नंबर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब से हमने गिनना चालू किया हमने कैसे गिना, 1 2 3 4 चलता गया। तो 1 से लेकर के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे हमने नेचुरल नंबर में काउंट कर दिए। अब जब हमको 0 मिला तो हमने 0 को, फिर 1 2 3 इन सबको 0 इंक्लूड करने के बाद जो नंबर बने वो बने होल नंबर। अब क्या हुआ, कुछ कई बार ऐसी चीज़ें आ गई जिसको नापने के लिए हमको 0 से भी नीचे जाना पड़ा, तो हमने नेगेटिव टर्म्स इंट्रोड्यूस की। तो जो ये नेगेटिव टर्म्स, उसके बाद ये पॉजिटिव टर्म्स, ये सारे क्या बन गए, इंटीजर। ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने क्या किया, वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते थे उनको इवन नंबर की कैटेगरी में रख दिया, जो नहीं होते थे उनको ओड नंबर की कैटेगरी में रख दिया। फिर हमारे पास आया थोड़े ऊँचे यानी कि रेशनल नंबर, जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू 0 के इक्वल नहीं होता। जैसे कोई भी रेशनल नंबर का एग्जांपल 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, या 2 भी रेशनल नंबर है, क्यों, इसके डिनोमिनेटर में बना सकता है। और इरेशनल नंबर वो जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे √2 √3 ये सारा। और प्राइम नंबर भी होते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनका फैक्टर वो नंबर खुद और 1 होता है। जैसे 2 3 5, इनका फैक्टर या तो 2 है, 2 का फैक्टर या तो 1 है या 2 है, 3 है उसका फैक्टर 1 है या 3 है। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके वो नंबर खुद और 1 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे 4 के क्या क्या फैक्टर हो गए, 1 भी हो गया, 4 खुद है लेकिन साथ में 2 भी है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपके कंपोजिट नंबर। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके साथ ही हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिससे हम क्या प्रूव करेंगे, कंपोजिट नंबर प्रूव करेंगे। उसके बाद ये इससे हम HCF और LCM भी निकालेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड, जो कि होता है इरेशनल नंबर प्रूव करना। देखो 9th क्लास में आपने पढ़ लिया था कि √2 भाई ये सारे इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने प्रूव नहीं किया था, तो अब हम प्रूव भी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल एक्सपांशन। रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन में क्या सिमिलरिटीज़ होती है या क्या प्रॉपर्टी बनती है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, इरेशनल नंबर है तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट से, जो कि है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा में लेमा आया। अब लेमा का मतलब होता है कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट जिसको हम और दूसरे स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम याद है, ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम थी, H/P/B H² इक्वल्स टू P² + B²। तो अब ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब इसका यूज़ अगर मैं और कोई चीज़ों को प्रूव करने के लिए करूँगा तो उसी तरीके से ये लेमा होता है। ठीक है, अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सबने किया है पहले, याद है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते थे, जैसे मैंने 2 इंटीजर लिए, मान लो 3 और ये आपका 25। अब मुझे इसके बीच में करना लॉन्ग डिवीजन मेथड, कैसे करूँगा, ये 25 यहाँ पे मैंने लिया 3 8 जा 24, रिमाइंडर आया 1, याद आया। या फिर चलो कोई बड़ी नंबर लेते हैं, 6 मान लो मैंने लिया 6, मैंने लिया 290। तो कैसे करूँगा, 290 6 4 24 बचे 50, 8 6 48 बचा 2, याद आया। अब देखो इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे डिवाइज़र, इसको डिविडेंट, इसको क्वोटिएंट, इसको रिमाइंडर। अब ध्यान से देखो मैंने किया क्या, मैंने 25 को 3 से डिवाइड किया, जितनी बार डिवाइड हो गया वो यहाँ लिखा और रिमाइंडर आया। तो ये जो मेरा डिवाइडेंट है, इनको यार मैं इसकी टर्म में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, देखो कैसे लिख सकता हूँ। 25 इक्वल्स टू 8 × 3 + 1।
इधर देखते हैं 290 इक्वल्स टू 6 इंटू 48 प्लस 2। तो यार मुझे समझ में आया, हाँ यार मैं इसे लिख सकता हूँ। ये मेरा क्या है, डिविडेंड, ये मेरा डिवाइज़र, ये मेरा क्वोटेंट और ये मेरा रिमाइंडर। लिख सकता हूँ इसे? हाँ सर। तो मैंने क्या प्रॉपर्टी बना ली, मैंने ये बना लिया कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो ये मैंने बना लिया। अब देखो बिल्कुल इसी का यूज़ करके यूक्लिड डिवीजन लेमा हम दिखाने वाले हैं कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये जो अभी हमने लॉन्ग डिवीज़न की प्रोसेस देखी, इसी को यूक्लिड ने एज अ थ्योरेटिकल वे में समझा दिया अपनी बुक में। और उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा तो ये हमारे चैप्टर की पहली थ्योरम है, थ्योरम 1.1। एवरी पॉजिटिव इंटीजर A and B, there exist Q and R यूनिक इंटीजर्स। ये दोनों क्या है, यूनिक इंटीजर्स satisfying A equals to BQ plus R, where R is in between 0 to B। क्या बोला थ्योरम में, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, तो एक क्यू और आर जो कि यूनिक होंगे उन दोनों के लिए, और वो क्या सेटिस्फाई करेंगे, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अभी हमने पहले देखा था, हमने दो एग्जांपल लिए ना, एक 25 और एक 3। अब देखो ये 25, ये 3, 8, 24, 1। अब 25 और 3 के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ 25 इक्वल्स टू 3 इंटू 8 प्लस 1। ये इसी फॉर्म में आ गया। अब देखो दो नंबर थे 25 और 3, उनके लिए ये दोनों क्या है, यूनिक है, 8 और 1। इन दोनों को यूज़ करूँगा तभी इनके बीच में ये वाला रिलेशन वैलिड होगा, 25 और 3 वाला। समझ में आ गया ना कि ए और बी इंटीजर मिलेंगे और क्यू और आर यूनिक इंटीजर होंगे जो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब इसका यूज़ किस में आता है। अब देखो ये जो थ्योरम है ना, इसका यूज़ हम करेंगे HCF निकालने में। ठीक है, तो चलो इसका यूज़ देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे इसका हम HCF निकालने में। देखो इसका यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो यहाँ अभी तो यहाँ पे लेमा था, अब सर ये एल्गोरिथम कहाँ से आ गया। देखो सेम चीज़ है, बस एल्गोरिथम जो होता है वो स्टेप्स होती है, पहले से स्टेप्स कुछ डिफाइंड है। HCF निकालने के लिए आपको ऐसे निकालना, जैसे आप मान लो आप कोई नई चीज़, आप मान लो कोई रेसिपी बुक देख रहे हो तो उसमें स्टेप्स लिखी होती है ना, पहले आपको ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। ऐसे ही किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए जब स्टेप्स दी जाती है उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। अब देखो अब HCF कैसे निकालते हैं, देखो बहुत ईजी है। अभी हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था ना, बिल्कुल कुछ वैसा ही करेंगे। एग्जांपल लेके समझेंगे, पूरी स्टेप्स भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे HCF निकालना है मान लो 9 और मैं मान ली 2, 4, 6 का। अब देखो कैसे मैं HCF निकालूंगा। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये मैंने किया यहाँ पर 9, यहाँ है 2, 4, 6, अंदर बड़ा वाला रखेंगे। तो बड़ा कौन सा है इनमें से, 2, 4, 6 बड़ा, तो अंदर बड़ा। अब देखो 9 2 18, 6 6, अब कितनी बार जाएगा, 7 जा कितना है 63, कितना बचा रिमाइंडर 3। अब देखो मुझे क्या करना है, रिमाइंडर बच गया 3, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये 9 इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाया। अब मैं क्या करूँगा, ये 9 इधर लिखूँगा ऐसे, और जो मेरा रिमाइंडर आया था वो अब मेरा डिवाइजर बन जाएगा। अब 3 3 जा 9। अब देखो अब रिमाइंडर 0 आ गया, और जिस समय रिमाइंडर 0 आता है उस समय जो डिवाइजर होता है ना वही HCF होता है। तो समझ में आ गया 9 और 2 4 6 का HCF क्या है, 9 और 2 4 6 का HCF 3 है। चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। फोर 5 5 एंड 42, 4 5 5 एंड 42। अब देखो बड़ा कौन सा है, 4 5 5, 4 5 5 इज ग्रेटर देन 42। तो क्या करेंगे 4 5 5 और 42। ठीक है, पहले 1 4 2 कितना आया, यहाँ पर बचा आपका 35। रिमाइंडर 0 नहीं आया, डिवाइजर यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया आपके पास यहाँ पर 42।
35 बन जाए 35, कितना बचा यहाँ पे 7, अभी भी नहीं आया, डिवाइजर 0, रिमाइंडर 0, तो अब ये 35 दोबारा इधर आ जाएगा, ये इधर 7 5 जा 35, अरे सर रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आया उस टाइम पे तो जो डिवाइजर था वही क्या हो गया, HCF। तो इन दोनों का HCF कितना हो गया 7। क्या करना है, छोटा वाला इधर बड़ा वाला इधर, जितनी बार डिवाइड हुआ उतनी बार डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा अब वो रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा किसका, इसका। याद कैसे करोगे, सिंपल सा है कि ये जो पहला डिवाइडर था इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाया, अब आ जा, अब ये डिवाइड होगा, यहाँ आ गया, रिमाइंडर मेरा डिवाइजर बन गया। दोबारा किया, फिर दोबारा रिमाइंडर आ गया, अब ये 35 इसको अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाया पूरी तरह से, तो बेटा तो दोबारा से इधर आ जा, तो रिमाइंडर ने फिर से इसको डिवाइड किया, अब रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो जो डिवाइजर था वो मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। बस ये प्रोसेस आपको अपनानी है और जिसमें आपका HCF निकल के आ जाएगा। स्टेप समझ में आई। अब देखो बोर्ड में ऐसे तो करोगे नहीं, बोर्ड में आप कैसे करोगे, देखो मैं स्टेप्स बताता हूँ। बोर्ड में अपन को स्टेप से करना है। देखो सबसे पहले स्टेप 1, यूक्लिड डिवीजन लेमा A = BQ + R, यहाँ तक अपने को याद है। A हो जाएगा 455, B हो जाएगा 42, Q एंड R आप निकाल लोगे, यूनिक निकलेंगे इन दोनों के लिए। अब अगर R 0 आ जाता है मेरा, तो जो मेरा Q निकलेगा वही मेरा HCF हो जाएगा। लेकिन मोस्टली में ऐसा होगा नहीं, सीधा देगा नहीं आपको बोर्ड में। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि मेरा R = 0 नहीं है। अब मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा किस किस के बीच में लगाऊंगा, अब मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने वाला हूँ B और R के बीच में। दोबारा से ऐसा ही कुछ बनेगा यूक्लिड डिवीजन में लगाने के बाद। तब अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस टाइम पे जो क्वोटिएंट होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, HCF। नहीं तो स्टेप्स फर्दर रिपीट होती रहेगी बार बार। तो इस तरीके से हमको HCF निकालना होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। समझ में आया ना बच्चा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसके एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे देखो, शो that every positive even integer is of form 2q and every odd integer is of form 2q + 1। इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमको ये बताना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो इवन होगा अगर वो इस फॉर्म का होगा तो, और वो ओड होगा अगर वो इस फॉर्म का होगा तो। देखो 2q + 1, 2q, कुछ कुछ याद आ रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, A = BQ + R आया याद। अब मान लो जिस पॉजिटिव इंटीजर की बात की है ना, वो मान लो मैंने A ले लिया, तो A मेरा हो गया सम पॉजिटिव इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है A अगर इस फॉर्म का होगा तो वो इवन होगा और इस फॉर्म का होगा तो ओड होगा। अब देखो क्वेश्चन से देखो, Q के साथ क्या रहा 2, तो B जो है ना वो 2 होना चाहिए, तो B भी मान लूँगा 2। अब मेरे पास क्या बनेगा, A = 2q + R। R जो होता है वो 0 से B तक होता है, 0 हो सकता है लेकिन B नहीं हो सकता। तो R इस केस में क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 तो नहीं हो सकता, 2 हो जाएगा तो B के बराबर हो जाएगा। तो अब दो केस बन गए। तो अगर R बराबर मेरा 0 है तो A = क्या होगा 2q, और अगर R = मैंने 1 रखा तो A = बना मेरे पास 2q + 1। अब देखो 2q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × q। अब अगर A = मेरे पास 2 × q है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो मतलब ये क्या है, इवन। और 2q + 1 जब ये इवन नंबर है, इवन नंबर में अगर मैं कोई ऑड नंबर ऐड करता हूँ तो रिजल्ट क्या मिलता है मुझे, ऑड। तो ये क्या हो गया, ऑड। तो बस जो चीज़ हमको शो करनी थी वो हमने शो कर दी। तो देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखो हमारा जो पहला टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब आपके पास एनसीईआरटी में आती है एक्सरसाइज 1.1। चलो एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। 3 नंबर आपको दे रखे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है, आपको HCF बताना है। चलो इसमें से मैं एक कर रहा हूँ, बाकी आपके होमवर्क में 135 एंड 225। तो कैसे करेंगे, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड, छोटा वाला इधर
बड़ा वाला इतना 1 टाइम 135 कितना बचा 0, 12 में से 3 गए, आपके पास 9, ख़त्म। 135 इसको पूरा डिवाइड नहीं कर पाया तो बेटा अब तू अंदर आ जा। तो ये अंदर आ गया 135, 90 1 जो 90 बचा कितना 45। अरे 90 पूरा डिवाइड नहीं कर पाया तो अब बेटा 90 तू अंदर आ जा। 90 अंदर आ गया, 45 टू जो 90। अरे भैया 45 ने पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा HCF क्या हो गया 45। ठीक है बच्चों, अब इसमें से दो के इसके बाद दो और है इसके पार्ट 196 एंड 38220 और 867 एंड 255। अब ये आपको होमवर्क में करना है। देखो मैं आपको मैथ्स के पूरे कंसेप्ट, थ्योरम, एक्सरसाइज सब करवा रहा हूँ, बस जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो आप अच्छे से ईमानदारी सोल्व करना। इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अगले लेक्चर में हम जितने भी 7 से 8 साल वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो करने वाले हैं। इसके अलावा और कुछ करने की आपको जरूरत है ही नहीं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखो अभी हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी इंटीजर अगर 2q की फॉर्म का तो इवन है और 2q + 1 की फॉर्म का तो ओड है। आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये जो तीनों दे रखे ना फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 अगर इस टर्म का है तो वो ओड इंटीजर होगा। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व तो आपको ही करना है। देखो हिंट में कुछ भी क्या है, a = bq + r जो हमने देखा, एक कोई भी इंटीजर मान लेना, b क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे उसमें क्या था 2q, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या मानना चाहिए मुझे 6 मानना चाहिए, तो b में मान लूँगा 6, तो a = 6q + 1 सॉरी r। अब ये r कहाँ से कहाँ तक हो सकता है 0 से लेकर के 6 तक, 6 से छोटा होगा, 6 इंक्लूड नहीं है, तो r की 5-6 वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अब देखो 6 केस बनेंगे, 6 केस बना के देखना, और जो इवन नहीं होगा वो ओड होगा। ठीक है, ये सब आपको करना है होमवर्क में। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। देखो एक आर्मी की कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, उसके पीछे एक आर्मी का बैंड जिसमें 32 मेंबर्स हैं, और बोला ये गया है कि दोनों एक के पीछे एक परेड करेगी और ऐसे परेड करनी चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम रहे, यानी कि ऐसे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इनके सेम रहने चाहिए, अब वो 3 4 5 से जितने भी होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहने चाहिए। तो ऐसे कितने मैक्सिमम कॉलम हम बना सकते हैं कि वो सेम रहे। अब देखो इसमें क्या करना है हमको ये बताना है कि ऐसे हम मैक्सिमम कितने बना सकते हैं कि कॉलम सेम रहे। तो सेम यानी कि कुछ कॉमन फैक्टर जैसा कुछ क्लिक हुआ कि यार कुछ कॉमन फैक्टर निकालना होगा, यानी कि HCF। बस ये क्लिक होना चाहिए कि आपको इसमें HCF निकालना है। देखो ये 616 है, इसको मैं कितने भी कॉलम्स में कर सकता हूँ। अगर मैं मान लूँ एक कॉलम में मेरे पास 2 मैन रहेंगे तो टोटल कितने कॉलम बन जाएंगे मेरे पास 308 कॉलम बन जाएंगे। ऐसे 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 एक में सिर्फ 2 रहेंगे तो 3 रहेंगे तो और कम हो जाएंगे। ऐसे हमको ये करना है कि नंबर ऑफ कॉलम इसके सेम रहे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का HCF लेना पड़ेगा। अब HCF तो आपको लेना आता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देना 32 और 616 में, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें आपको इनका HCF मिल जाएगा। चलो मैं करके बता देता हूँ। एक देखो ये 32 616, ठीक है, 1 टाइम जाएगा 32, कितना आंसर आएगा 29 296, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। एक काम करते हैं, इसको एक एक करके नहीं एक साथ ही डिवाइड करते हैं। देखो 32 की देखो 32 10 जा कितना होगा 320, 20 जा करूँगा तो कितना होगा 640, तो वो इससे कम। हाँ चलो 19 टाइम्स जाएगा और जो आंसर आएगा आपका 19 टाइम्स जाने के बाद वो कितना बनेगा, आपके पास बनेगा 608। ठीक, तो आपका रिमाइंडर बचा 8। अब देखो रिमाइंडर बच गया, पूरी डिवाइड नहीं कर पाया, तो बेटा तू इधर आ जा, ये इधर आ गया 32, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0। तो ये जो था ये मेरा क्या बन गया HCF। तो यानी कि मैं कितने कॉलम बनाऊँ 8 कॉलम बनाऊँगा। तो एक कॉलम में बैंड में कितने आएंगे 4, 1 2 3 4, और इसमें कितने आएंगे 616/8, तो कितना हो गया 8 7 56 77। चलो थर्ड तीसरा भी हो गया।
अब देखो चौथा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m+1। अब देखो क्या प्रूव करना है। अभी तक हम क्या प्रूव कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ ये प्रूव कर रहे थे कि इंटीजर इस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का है। अब हमको प्रूव करना है एक लेवल ऊपर, क्या कि स्क्वायर इस फॉर्म का है। देखो बिल्कुल अपनी अप्रोच तो बिल्कुल वैसी रहेगी। ए मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ये लगाया a = bq+r। क्वेश्चन में देखो क्या पूछना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस टाइप का होना चाहिए, 3m और 3m+1। क्वेश्चन से क्लिक होना चाहिए। b कितना रखूँ मैं, 3, तो a = कितना रख दिया, 3q+r। r की 3 वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती क्या भैया, r की वैल्यू नहीं, इससे तो क्या रहेगी, छोटी रहेगी। पहला केस r मैंने 0 लिया, a कितना हो गया, 3q। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है मेरे से पॉजिटिव कोई भी इंटीजर का क्यूब कर देता हूँ। लो जी भैया, तो 3q का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब 27 और ये क्यूब, ये आ गया मेरा a³। इसके बारे में बात हो रही। अब देखो क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है कि उसकी फॉर्म होनी चाहिए 3m या 3m+1। अब देखो यहाँ से यार क्या मैं 3 कुछ कॉमन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 9q³। अब देखो q जो आएगा वो यूनिक होते हैं। अभी हमने देखा था कि इन दोनों के लिए q और r यूनिक इंटीजर होता है, तो q भी कांस्टेंट है। कोई यूनिक आएगा, हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 9 भी कांस्टेंट है। तो इसको पूरी को मैं एक कांस्टेंट टर्म मान सकता हूँ। मान लिया मैंने 9q³ को m, तो मेरा a³ कितना आ गया, 3 × m। तो देखो जो उसने बोला था उसमें से एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही आगे के पार्ट होंगे वो आप खुद से करो होमवर्क में आपके, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई कुछ नहीं करना, बस याद रखना कॉमन लेना। कॉमन क्या लेना, 3 कॉमन लेना, क्योंकि फॉर्म जो हमको बनानी है वो 3 बनानी है। अब देखो वहाँ कुछ अगर क्वेश्चन में होता 4m समथिंग, तो कॉमन क्या लेता मैं, 4 लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल वैसा ही। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। देखो एक लेवल और ऊपर चढ़ गया। क्या किया इसने, अभी तक हमसे स्क्वायर की बात की जा रही थी, अब इसने क्यूब पे चला गया और बोला है कि क्यूब 9m+1 और 9m+1, 9m+8 की फॉर्म का है। अपन तो सेम वही अप्रोच चलनी है, a = bq+r। अब देखो यहाँ b में कन्फ्यूजन आ सकता है, मैं आपको बता दूँ b आप 3 ले लो। जब आप b 3 लोगे और क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 27। इसमें से मैं क्या 9 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल। अंदर मेरे पास 3 कुछ समथिंग बचेगा, उसको कांस्टेंट मान लेना, तो आपकी 9 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप करके लाना यार, है ना, होमवर्क में करना है। तो अब देखो इसी के साथ अपना जो पहले एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है, और जो पहला टॉपिक था अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बड़ा सा नाम लग रहा है ना, कोई नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यार अपन ने ये सब पहले किया है ना कभी, कि अगर कोई मुझसे बोले 12, इसका यार मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ कैसे, 2 × 2 × 3 कर सकता हूँ। चलो और सिंपल तरीके से समझते हैं। ये 12 लिया मैंने, सबसे पहले मैं 2 से करता हूँ। याद आया ऐसा कुछ करते थे अपन, तो कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम, 2 से 3, अब 3 से 1, तो ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो 12 को मैंने लिख दिया प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2 × 3, 2 × 2 2 बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर × 3, ऐसा, ठीक। चलो एक और नंबर ले लेते हैं। अब मैं नंबर मान के चलो मैं ले रहा हूँ 242। सेम वे से चलते हैं, चलो 242, 2 टाइम्स 121। अब देखो 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 कैसे आएगा, 11 से, और 11, तो क्या बन गया 242 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 11 × 11, या फिर 2 × 11 का स्क्वायर। ये ना इतना तो अपन ने किया है यार पहले, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। क्या कर रहे हैं यार, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो कर रहे हैं, है ना। अब देखो ये जो मेरे पास 12 था, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1 और 12 तो है ही, इसके साथ में 2 भी है, 3 भी है, ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलती है
कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे तोड़ सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये देखो ये प्राइम है ना, 2 प्राइम है, 11 प्राइम है, यहाँ 2 और 3 प्राइम है। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं और उसका जो प्रोडक्ट होगा ना वो यूनिक होगा। बस ये बोलती है थ्योरम। चलो थ्योरम लिख देते हैं अपन। अब देखो थ्योरम क्या बोलती है। थ्योरम बोलती है, ये आपकी थ्योरम 1.1 अपन ने कौन सी पढ़ी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कौन सी हो गई 1.2। क्या बोल रही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट of primes, and this factorization is unique apart from the order in which प्राइम फैक्टर्स टेकन। देखो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये क्या है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। देखो तुमको याद होगा अपन ने कौन सा एग्जांपल लिया, 12 का। अब 12 को देखो मैं कैसे कैसे प्राइम फैक्टर कर सकता हूँ। देखो 2 से किया पहले मैंने, 6 बचा, फिर 2 से किया 3। अब 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 लिख सकता हूँ। अगर मान लो मैं ऐसा ना करके ऐसा करता, मैं पहले 3 से करूँगा डिवाइड, मेरा मन नहीं मान रहा, तो मैंने यहाँ नीचे बचा 4, फिर 2 से किया, फिर 2 आया। तो अब ये इससे मुझे 12 क्या मेरा 3 × 2 × 2। इसका मतलब है तो सेम ही ना, यहाँ भी 2 × 2 × 3, यहाँ भी 2 × 2 × 3। तो इसका मतलब ये है कि फैक्टराइजेशन तो यूनिक है। इससे मतलब नहीं पड़ता हम कौन सा आगे लिया जाए कौन सा पीछे लिया जाए। तो ये है मतलब कि ऑर्डर से मतलब नहीं कि मैंने पहले 2 लिया है, मैंने पहले 3 लिया, या और कुछ भी होता मान लो या 5 तो मैंने पहले 5 लिया। ऑर्डर से मतलब नहीं है, होते यूनिक है। अब जनरली अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लेके चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा लिखते हैं मान लो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे जनरली ऐसे लेके चलते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो। तो ये आपकी बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये तुम थ्योरम तो पढ़ ली सर, थ्योरम का यूज़ कहाँ आएगा। देखो थ्योरम का यूज़ किस किस चीज़ों में आएगा। थ्योरम का यूज़ आपका आएगा, ये जो अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है किससे निकाली, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसके काम आता है, एलसीएम एचसीएफ के। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एचसीएफ एलसीएम निकाल दो, या कुछ ऐसे आते हैं कि आप एन टर्म से रिलेटेड भी आते हैं कि एन टर्म में 0 आएगा नहीं आएगा, तो अपन देखते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं अब इसमें। चलो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल, कंसीडर नंबर, नेचुरल नंबर 4 पावर n। एक नंबर है 4 पावर n। अब मुझे चेक क्या करना है, चेक वेदर देयर इज any value of n for which it ends with 0। देखो एग्जाम्पल में क्या पूछा है, एग्जाम्पल में ये बोला है एक नंबर है मेरे पास 4n। मुझे ये बताना है कि ऐसी n की कोई वैल्यू है जिसमें ये खत्म हो 0 से। मतलब कैसे, कोई मैं ऐसी वैल्यू इस पर चढ़ाता जाऊँ और जो मुझे आंसर में मिले ना उसके पीछे 0 आए। अब देखो कैसे, अब देखो सबसे छोटा नंबर जो होता है आपका जिसमें 0 होता है वो होता है आपका 10। अब अगर आप 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या जाएगा 2 से, फिर ये जाएगा 5 से, तो मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 5। ये सबसे छोटा नंबर है। अब बड़ा नंबर 100 क्या आएगा, 2 से करूँगा तो 50, फिर 2 से करूँगा 25, 5 से करूँगा 5, तो ये 100 क्या होता है, 100 होता है आपका 2² × 5²। मतलब समझे, मतलब ये है कि अगर मिनिमम मुझे एक 0 चाहिए मिनिमम, तो 2 और 5 दोनों के दोनों प्रेजेंट होने चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में। समझ में आ गया। अब ये 4n है,
4 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 4 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू टू, तो 4 तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, और 4 पावर n क्या हो गया? 2 स्क्वायर का पावर n। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर मिनिमम मुझे एक जीरो भी चाहिए तो मेरे को 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए, लेकिन 4n इसका प्राइम फैक्टर क्या है? सिर्फ 2, 5 तो है ही नहीं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। बस ऐसे बताना होता है आपको। अब ये कभी 0 से एंड नहीं होगा। अब अगर कोई बोले नहीं सर नहीं, हमको क्या पता 0 से एंड होगा, आपने तो बोल दिया। आप देखो रख के देखते हैं। 4⁻1 4, 4⁻2 16, 4⁻3 64, 4⁻4 कितना आएगा? 64 इंटू 4, 4 4 6 256। देखो एक पैटर्न दिख रहा है। 4⁻4 आखिरी टर्म क्या? 4, स्क्वायर किया आखिरी टर्म 6, क्यूब किया फिर से 4 आ गई, फिर पावर 4 करूँगा तो 6 आ गई, जब पावर 5 करूँगा दोबारा से लास्ट टर्म क्या आएगी? 4। बस ये पैटर्न चलता रहेगा, 0 कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है ही नहीं। और जिसके भी अब देखो क्वेश्चन में कई बार मान लो 4 की इसकी जगह कुछ और दे देगा आपको। मान लो इसकी जगह आपको उसने आपको दे दिया कितना? 40। अब 40 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 से किया 20, फिर मैंने 2 से किया 10, फिर 2 से किया 5 2 क्यूब इंटू 5। अब देखो मिनिमम मुझे एक 2 और एक 5 चाहिए होता है, इसमें है मिनिमम एक 2 भी एक 5 भी है, तो ये इसकी पावर तो हमेशा 0 से एंड होगी। 0 वैसे भी है है ना। ऐसे करना, जब भी आपको बोले ना एंड 0 से हो रहा है या 0 एंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या करूँ 0 से एंड हो? मिनिमम क्या होना चाहिए उसका प्राइम फैक्टर में? एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए। देखो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और एक जो डायरेक्ट जो अपन ने पहले भी किया ना कि अपन प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके HCF LCM कैसे निकालते हैं, चलो उसका भी एक एग्जांपल निपटा देते हैं अभी। देखो ये मैंने लिया एग्जांपल, क्या लिया? फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 by prime factorization method। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या निकालना है? HCF LCM पहले किया ना। क्या 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 20 को कैसे? 2 इंटू 2 इंटू क्या? 5। ठीक। अब देखो LCM क्या होता है? LCM होता है प्राइम फैक्टर्स विद मैक्सिमम पावर इन बोथ, और HCF आपका होता है प्राइम फैक्टर विद लीस्ट पावर कॉमन इन बोथ। मतलब LCM तो प्राइम फैक्टर लेने हैं मुझे, उसकी भी हाईएस्ट पावर लेनी है, वो भी सबकी, जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है सब में। लेकिन HCF जब भी मैं निकालूंगा तो मैं वो प्राइम फैक्टर लूंगा, उसकी लोवेस्ट पावर लूंगा, और वो भी सिर्फ उनकी जो कॉमन है। LCM सारे प्राइम फैक्टर लिख दो पहले, 2 3 5 जो जो इन्वॉल्व है। 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, 5 इन्वॉल्व है। अब 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ देखो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? स्क्वायर। इस वाले में स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ स्क्वायर। 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये मेरा LCM हो गया कितना? 5 से 15 4 60, तो मेरा LCM हो गया 60। HCF स्मॉलेस्ट पावर लिखनी होती है, वो भी सिर्फ उसके जो कॉमन है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 2, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1। इसका HCF कितना हो गया? 2। ऐसे निकालना होता है बस। ये आपका HCF LCM हो गया। और देखो इसके बाद एक चीज़ और याद रखो, अब आपको ऐसे नहीं करना। जब आपको 6 और 20 का आपने एक भी चीज़ निकाली ना HCF LCM, तो एक रिलेशन होता है। रिलेशन याद रखो। रिलेशन क्या होता है? मान लो मेरे पास, रुको इसको मैं रब करके दोबारा लिखता हूँ। देखो ये नोट करना रिलेशन। देखो जितनी भी चीज़ें मैंने लिखाई है ना, इनके नोट्स बनाते चलो साथ में। नोट्स में भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं यार। देखो A और B 2 नंबर है, इनका मैं क्या निकालता हूँ? HCF और LCM। तो देखो जो रिलेशन बनता है ना, वो ये बनता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। इन दोनों नंबरों का जिनका मैंने HCF और LCM निकाला, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी किसके इक्वल आता है? इन दोनों नंबरों के HCF और LCM के। ठीक है, तो चारों में से 2 चीज़ दी हुई होगी, एक चीज़ अपन निकालेंगे, एक चीज़ इस रिलेशन से निकल जाएगी। ठीक है,
देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तरह के एग्जांपल उन्होंने ले लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं किस पे, एक्सरसाइज 1.2 पे। चलो आ जाओ अब एक्सरसाइज पे आते हैं 1.2। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म पे निकालना है। बहुत ईजी है यार। देखो एक नंबर मैं ले लेता हूँ, चलो मैं तीसरा वाला ले लेता हूँ 3825 वाला। ठीक है, मैंने ले लिया आपका 3825 वाला। अब देखो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी सबसे पहले, नहीं हो रहा। 3 से देखते हैं, सम अगर 3 से डिविजिबल है तो यानी कि 3 से डिविजिबिलिटी है। 5 2 7 7 3 10 10 और 8 18, यानी कि हाँ सम 3 से डिविजिबल है तो यानी कि 3 से डिविजिबल है। 3 1 2 कितना बचा 22, 7 जा 15 5। अब दोबारा 3 से देखते हैं, 7 5 12 13 14 15, यस दोबारा 3 से डिविजिबल है। 4 3 जा 12, 4 2 जा 6 5 5 6 7। अब 3 से डिविजिबल नहीं है, अब किससे डिविजिबल होगा, अब ये डिविजिबल होगा आपका 5 से। अब अगर ये मैंने किया डिविजिबल इसको 5 से तो कितना आंसर आएगा, 8 5 40 85। फिर से 5 से किया, कितना आंसर आया, 5 1 5 बचे 17। अब 17 तो अब 3825 क्या हो गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या फिर 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। बस ऐसे निकालने हैं आपको सारे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो करने हैं। बाकी 4 आपके होमवर्क में होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है और ये भी बताना है जो हमने किया था ना कि यार दोनों का प्रोडक्ट और एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट सेम होता है, ये भी प्रूफ कर दो। तो कर देते हैं, चलो एक ले लेते हैं अपन, कौन सा पहला ही ले लेते हैं कि क्या है 26 91। 26 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 × 13, और 91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 7 × 13। एलसीएम एचसीएफ, देखो एलसीएम में क्या लिखते हैं, एलसीएम में जितने भी आ रहे हैं 2 आ रहा, 7 आ रहा, 13 आ रहा, और उसकी हाईएस्ट पावर तो सब में 1 है, तो ये मेरा एलसीएम हो गया। एचसीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन क्या है मेरा सिर्फ 13, उसकी लोवेस्ट पावर 1, ये एलसीएम हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि 26 × 91 किसके इक्वल होगा, ये तो मेरा एलसीएम आएगा ना 2 × 7 × 13 × एचसीएफ, ये होगा इक्वल आएगा और हो जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी के प्रूफ करने हैं तो ये भी हो जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन जो आपको दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बस इसमें याद रखना इसमें 3 दिए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एलसीएम में क्या करेंगे, तीनों के सारे जितने भी इन्वॉल्व है वो सारे के सारे लिख देंगे, उनकी हाईएस्ट पावर लगा देंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे, तीनों में जो कॉमन होगा, याद रखना इस बार, तीनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वो लेंगे और उसकी लोवेस्ट पावर लगा देंगे। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका 2 नंबरों का आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। कैसे करेंगे, वो जो अपन ने पढ़ा ना कि एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, बस आ गया, नंबर्स दे रखे। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ऐसा एक एग्जांपल हमने किया था, हमने क्या किया था एग्जांपल में 4n लिया था कि क्या वो कभी 0 से एंड होगा या नहीं होगा। कंडीशन हमने देख ली कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसमें क्या होना चाहिए 2 × 5, 6 पावर n है, 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 × 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 × 3 की पावर n। 2 × 5 तो आया ही नहीं, इसका मतलब क्या 0 से एंड नहीं होगा। आपसे सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, देखो कुछ भी तो क्या पूछा, देखो आपसे ये बोला गया है कि आपको ये बताना है कि 7 × 11 × 13 + 13 ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिनका 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर होता है। अब देखो इसमें से क्या कुछ दिख रहा, 13 में कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा 7 × 11 + 1 या 13 × 70, 7 + 1 78, 13 आ गया, 78 भी आ गया। 13 क्या है, प्राइम फैक्टर है, 13 क्या है, एक प्राइम है,
तो यानी कि इसका 1 और इटसेल्फ के अलावा भी एक फैक्टर क्या आ गया 13, तो ये तो हो गया सीधे सीधे कंपोजिट नंबर। इसी तरह से दूसरा प्रूफ कर देना आप। अब देखो 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम point and at the same time will go in same direction, and how many minutes will they meet again at the starting point। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है एक सर्कुलर फील्ड है, ये 2 बंदे हैं सोनिया और दूसरे का क्या नाम है रवि। अब देखो सोनिया जो है दोनों यहाँ से चालू कर रहे हैं, सोनिया भी ऐसे जा रही है और रवि भी ऐसे, सोनिया भी ऐसे जा रही है और इसको ब्लू से लिखते हैं रवि भी ऐसे जा रहा है। अब देखो सोनिया क्या है थोड़ी सी स्लो रह गई, तो सोनिया 18 मिनट लगाती है किसमें, इस पूरे को चक्कर काटने में, और रवि थोड़ा सा भाग दौड़ वाला निकला, वो सिर्फ 12 मिनट में लगा लेता 12 मिनट। यानी कि यहाँ से पूरा चक्कर काट के वापस आने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को यहाँ से लेकर के पूरा चक्कर काटने में लगते हैं 12 मिनट। अब ये बोला गया है, ये बताओ इस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वो कितनी देर के बाद दोनों मिलेंगे, ये बोला गया। अब देखो क्या करना है, दोनों कहाँ पर मिलेंगे, मतलब इनका मल्टीपल कहाँ हो गया, यानी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ निकला तो क्या 18, 12 का एलसीएम लेना। 18 क्या होता है 3 × 3 × 2 और ये होता है 2 × 2 × 3। एलसीएम क्या होता है, जितने भी नंबर इन्वॉल्व होते हैं वो सारे मैंने लिख लिए, और उनकी क्या लेना होता है मुझे लेना होता है हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पर है 2, 3 की कितनी 2, कितना आंसर आ गया 60। सॉरी 60 नहीं 36 आएगा। तो यानी कि ये दोनों 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। सर यार आपने ये तो बता दिया कि यार सर 18 से चल रहा है, ये 12 से चल रहा है, मल्टीपल निकालना है, सर प्रूफ करो सर, नहीं मजा आ रहा है। देखो सोनिया 18 मिनट में लेगी, तो मान लो 0 टाइम पे सोनिया भी यहीं थी और रवि भी यहीं था। अब 18 मिनट के बाद क्या होगा, सोनिया यहाँ पर पहुँचेगी कितने देर के बाद, 18 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पहुँची। रवि तो 12 में ही पहुँच चुका था, तो अब मान लो 12 में रवि पूरे का चक्कर काट रहा है, तो आधे का चक्कर कितने में काटेगा 6 में। कोई आदमी पूरे का चक्कर 12 में काट रहा है तो आधा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 मिनट में कर लेगा, और 12 और 6 18, तो यानी कि रवि ने 18 मिनट में क्या किया, यहाँ से पूरा एक चक्कर तो काट ही दिया, साथ में आधा और काट दिया। तो जब 18 मिनट के बाद जब ये एस यहाँ तक आया तो रवि कहाँ तक आ चुका था, एक चक्कर पूरा काट के यहाँ तक आ चुका था, समझे। फिर अगले 18 मिनट में क्या होगा, अगले 18 मिनट में ये सोनिया वापस से एक राउंड काट के आई, लेकिन रवि जो यहाँ पर था वो क्या करेगा, अगले 18 मिनट में वापस से 1.5 राउंड काटेगा। तो ये हाफ राउंड और 1 राउंड, तो देखो वापस दोनों यहाँ मिल गए ना, तो बस एलसीएम निकालना था। देखो इसी के साथ अपना ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड था, जो अपन ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी, थ्योरम देखी, वो यहाँ समाप्त होती है। अपन ने एक्सरसाइज भी कर ली उससे रिलेटेड। अब बारी आती है आपकी इसकी। अब अपने को क्या करना है, जो जितने भी अपन ने अभी तक इरेशनल नंबर पढ़े हैं ना, √2, √3, √5, ये सब, अब अपन इनको प्रूफ करेंगे कि भैया ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर। चलो आते, देखो हमको प्रूफ करना है क्या कि सर √2, √3 ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। देखो इनको प्रूफ करने से पहले इसके प्रूफ में हम किसका यूज़ करेंगे, जो अभी हमने पढ़ी ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि भैया किसी को भी हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, उसका यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक थ्योरम जरूरी है यार प्रूफ करने के लिए। चलो वो थ्योरम देख लेते हैं। 2 थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, ये हमारी है थ्योरम 3 1.3। थ्योरम बोलती है लेट P बी एनी प्राइम नंबर इफ P divides a square then P also divides a। देखो थ्योरम 1.3 स्टेट्स दैट P एक कोई भी प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो P प्राइम नंबर है और P a स्क्वायर को डिवाइड करना है, यानी कि कहीं ना कहीं a कंपोजिट नंबर है और P उसका क्या हो सकता है, प्राइम फैक्टर हो सकता है। तो मान लो a जो मेरा कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब देखो प्राइम फैक्टर्स कैसे होते हैं,
मान लो 2 होता है, फिर 3 या फिर 5 या फिर 7, ऐसे ऐसे कुछ हो सकते हैं प्राइम नंबर। अब मुझे ए मैंने कंपोजिट नंबर माना है, प्राइम नंबर मुझे पता नहीं है, तो चलो मैं प्राइम नंबर डिनोट कर देता हूँ। कैसे? P1 P2 डॉट 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 Pn। अब ये P1 P2 P डॉट 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 Pn कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। ये मेरा ए है। किसका यूज़ किया मैंने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, मैंने वही लिखा। अब ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए, या फिर P1 इंटू P2 इंटू Pn। एक बार ये पूरा ए, दूसरी बार फिर से लिखा मैंने P1 इंटू P1 P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू डॉट 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 Pn स्क्वायर। आया समझ में? हो सकता है ये स्टेप समझ में नहीं आई हूँ, कई बार बच्चों को नहीं आती। देखो ए एक कंपोजिट नंबर है, इससे पहले मैंने जो थ्योरम पढ़ के मैं आया उस थ्योरम की वजह से मैं इसको क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टर्स में लिख सकता हूँ। P1 P2 डॉट डॉट Pn इसके प्राइम फैक्टर से कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 5 7 कुछ भी। ए स्क्वायर के बारे में बात की गई है, ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए। तो मैंने एक कैसे लिख सकता है? P1 इंटू P2 इंटू डॉट डॉट Pn। इसका दोबारा से इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर प्राइम फैक्टर क्या होंगे? P1 इंटू P1 P1 स्क्वायर, P2 इंटू P2 P2 स्क्वायर, Pn इंटू Pn Pn स्क्वायर। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया ए स्क्वायर। क्वेश्चन में उसने साफ साफ मुझसे बोल रखा है कि ए स्क्वायर को P पूरी तरह से डिवाइड करता है। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी तो हो सकता है ना जब P इनमें से कोई नंबर हो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब मैंने आपसे ये बोल रखा है कि 3 अगर 12 को डिवाइड करता है तो वो क्यों डिवाइड कर पा रहा है 3 12 को? क्यों? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर में आता है, इसीलिए डिवाइड कर पा रहा है ना। तो अगर ए स्क्वायर को P डिवाइड कर पाता है, इसका मतलब P इनमें से कोई एक है। P P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, डॉट डॉट Pn भी हो सकता है। समझ रहे हो यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई ना? तो इसका मतलब क्या है? P क्या है? P या तो P1 हो सकता है, या P2, या तो डॉट Pn, इनमें से कुछ भी हो सकता है P। अब अगर इनमें से कोई सा भी है P, तो यही तो ये भी है, यही प्राइम फैक्टर तो किसके हैं? ए के, P1 P2 डॉट डॉट Pn। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P ए का भी प्राइम फैक्टर है, और अगर P ए का भी प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि P ए को डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर क्या 3 अगर 12 का प्राइम फैक्टर है तो 3 12 को डिवाइड करता है। बस ये इस थ्योरम में था। चलो एक बार फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो P ए कोई सा भी प्राइम नंबर बोला है, और P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है अच्छे से, तो हमको ये प्रूव करना है कि P भी ए को डिवाइड करेगा। एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम वेक्टर के ऊपर मैंने लिख डाला P1 P2 डॉट डॉट Pn, कुछ भी हो सकता है। ए स्क्वायर मैंने किया तो मेरे पास ये आया, हर प्राइम फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर डॉट डॉट इंटू Pn स्क्वायर। अब मेरे को बोला ये गया है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब P इनमें से कोई एक है प्राइम फैक्टर। अगर P इनमें से कोई एक है, P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3, तो वही तो इसके प्राइम फैक्टर है एक है। तो इसका मतलब P ए को भी डिवाइड करेगा क्योंकि वो उसके प्राइम फैक्टर में आ रहा है। बस ये प्रूव करना था। अब इसके बाद अपन प्रूव कर सकते हैं कि भैया √2 इरेशनल नंबर होता है या √3 इरेशनल नंबर होता है। यहाँ तक कोई डाउट? देखो मैं ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड रहेगा। इसके बाद कहीं पर भी तुमको दोबारा से डाउट आता है ना, नीचे कमेंट में लिख देना, मैं कमेंट पढ़ूंगा, आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो तो थ्योरम हो गई हमारी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आ गई जिसका इंतजार था, क्या कैसे प्रूव करते हैं कि इरेशनल नंबर इरेशनल होता है। तो ये हम प्रूव करने जा रहे हैं कि √2 जो है वो इरेशनल है। एनसीईआरटी में इसको थ्योरम भी दिया है, थ्योरम 1.4, कि √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले, रेशनल नंबर तो आप सबको याद है, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो मान लो मेरे पास है 3/4, मेरे पास है 60/80, दोनों रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, और q 0 नहीं है। अब यार 60 to 80 को मैं काट सकता हूँ ना, किससे? 20 से। ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। अब ये जो नंबर है ना 3 और 4, इनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका मल्टीपल सिर्फ 1 होता है, जैसे 2 और 5, 3 और 7, इनका मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ 1 है। 2 और 4 कोप्राइम है क्या? नहीं। क्यों? 1 के अलावा भी एक और फैक्टर है इनके में, इनमें कॉमन क्या? 2। 3 और 9, 1 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है, तो ये भी कोप्राइम नंबर नहीं है। 7 9 कोप्राइम है, बिल्कुल कोप्राइम है। 1 के अलावा इनके बीच में कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर समझ में आ गया। देखो क्योंकि √2 का जब हम ये प्रूफ करते हैं ना इरेशनल नंबर, तो कोप्राइम नंबर की जरूरत पड़ेगी। देखो
अब प्रूव हम कैसे करेंगे? प्रूव हम करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन कौन सा तरीका है प्रूव करने का? देखो, मैं ये मान के चलूँगा कि √2 रेशनल नंबर है। मैं ये मान के चलूँगा कि √2 रेशनल नंबर है, और अगर √2 रेशनल नंबर है तो उसको p/q की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। लेकिन जब मैं आगे बढ़ूँगा, जैसे जैसे मैं प्रोसेस आगे करूँगा, तो मैं पाऊँगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और वो गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने मान लिया कि √2 रेशनल है। अब क्योंकि गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब क्या? जो मैंने माना वो गलत था, तो √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। ऐसे प्रूव किया जाता है। जैसे एक आम है, एक इमली है। मुझे नहीं पता इमली कौन सी होती है, लेकिन मुझे आम पता, आम क्या होता है। अब मैंने देख लिया कि ये आम है, तो मैं बोल दूंगा कि नहीं, ये दूसरा वाला जो ये इमली है। बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन से। अब देखो फॉलो कैसे करना है, फॉलो करो कैसे करना है। देखो, मैंने बोला मैं मान लूँगा कि √2 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। तो √2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? p/q की फॉर्म में। ये मेरा रेशनल नंबर हो गया। अब अभी हमने एक चीज़ देखी थी, जैसे 60/40 रेशनल नंबर था, उसको मैंने कट कर दिया। कितना आंसर आया? 3/4 आया। तो इसी तरीके से अब ये मान लिया मैंने p/q को भी रेशनल नंबर है। अब अगर ये कट हो सकता है ऐसे, या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वो काट देंगे, तो हमको जो नंबर मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? को प्राइम नंबर। तो इसको मैंने काट दिया, तो मैंने क्या मान लिया? अब मैं मानूंगा कि √2 = a/b, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर्स। तो अगर ए और बी को प्राइम है तो इन दोनों का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? 1। इन दोनों का फैक्टर होना चाहिए। अब देखो, बी को मैं इधर ले जाता हूँ, तो √2b = a²। ए, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा मुझे? 2। √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b², और a का स्क्वायर, ये मुझे मिला। अब 2 × b² = a²। पीछे भी अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, याद है? कौन सी थी? थ्योरम 1.3। क्या बोलती है? इफ p इज अ प्राइम नंबर, और अगर p डिवाइड्स a², देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यहाँ पर देखो 2a², समझ में आया? a² क्या है? 2 × b², तो 2 जो है वो इसका एक प्राइम फैक्टर हो गया। और अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या है? 2 किसको भी डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स a। सही बात आई समझ में? अब ए और बी मैंने कोप्राइम नंबर माने थे, ये कांस्टेंट नंबर है। अब मैं क्या मानूंगा? मैं मान लेता हूँ ए को कोई भी एक नंबर 2m। ए को मैंने 2m मान लिया, इस इक्वेशन में रखता हूँ, इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग a = 2m इन इक्वेशन 1, क्या मुझे मिलेगा? 2 × b²। a² की जगह मैं रखूँगा 2m, तो 2m का स्क्वायर, तो 2 × b² = 4m²। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो b² = 2 × m²। फिर से देखो, b² के फैक्टर में क्या आ रहा है? 2, और m² आ रहा है। अगर 2 डिवाइड्स b², देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। अब देखो समझो बात को, यहाँ पर क्या था? 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 क्या है? a का फैक्टर है। 2 b को डिवाइड कर रहा है, 2 क्या है? b का फैक्टर है। और हमने क्या माने? a और b, हमने a और b को प्राइम माने, यानी कि इन दोनों का 1 के अलावा कोई वो फैक्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो इन दोनों का फैक्टर निकल गया 2। इसका मतलब जो चीज़ हमने मानी वो गलत थी, हमने √2 को रेशनल नंबर माना, वो गलत था, तो √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। ये है कॉन्ट्रडिक्शन। इस टाइप से प्रूफ किया जाता है, समझ गए? बस बिल्कुल इस टाइप से प्रूफ करना होता है। तो ये हो गया हमारा √2 इरेशनल प्रूफ। इसी तरह से आपसे √3 इरेशनल प्रूफ करने में बोलेगा, √5 बोलेगा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोसेस अभी हमने चली ना, सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगी। बस एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो वो पूछेगा प्रूव करो 5 - √3 इरेशनल नंबर, ये प्रूव करने को बोलेगा। अब देखो समझो बात, 2 पॉइंट याद रखो। पहला तो ये सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर
इज इरेशनल। दूसरा, प्रोडक्ट एंड क्वोटिएंट ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number is irrational। इसको नोट में करके लिखो। क्या बोला गया है? बोला ये गया है मेरे पास एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों का मैं चाहे सम करूँ, चाहे डिफरेंस करूँ, चाहे प्रोडक्ट करूँ, चाहे क्वोटिएंट करूँ, यानी डिवाइड करूँ, रिजल्ट मुझे रेशनल नंबर ही मिलेगा। बस याद रखना, प्रोडक्ट और क्वोटिएंट में रेशनल नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीरो आंसर आ जाएगा। नॉन जीरो रेशनल नंबर। इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? अगर अभी मैंने क्या सीखा, √3 इरेशनल प्रूव करना मैंने सीख लिया। पहले मैं क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। पहले मैं √3 को इरेशनल प्रूव कर दूंगा, फिर मैं लिखूँगा कि सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। 5 क्या रेशनल नंबर है, तो मैं ये लिखूँगा कि 5 रेशनल है और √3 इरेशनल नंबर मैं प्रूव कर चुका हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा? रेशनल नंबर। इस टाइप से इसको हम प्रूव कर देंगे 5 - √3 को। चलो ये खत्म। अब देखो इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं सीख चुके हैं। अब आते हैं हम सीधे सीधे किस पे? एक्सरसाइज अपनी अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.3। चलो एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हो जाएगा ये तो, अभी अपन ने किया ना, √2 इरेशनल, सेम स्टेप वाइज। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये भी अभी हमने प्रूव किया, 5 - √3 इरेशनल। बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसको भी प्रूव कर देना इरेशनल। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड में 3 + 2 √5, इसको प्रूव कर देना इरेशनल। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी ना, इरेशनल और नॉन जीरो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या आता? इरेशनल। तो ये पूरा भी इरेशनल आ जाएगा। और सम ऑफ रेशनल और इरेशनल क्या आता है? इरेशनल। इस तरह से प्रूव हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना। तीसरा आपसे पूछा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। पहला क्या है? 1/√2। थर्ड का फर्स्ट 1/√2 रेशनलाइज कर देना। जब भी देखो डिनोमिनेटर में जब भी ऐसा √2, √3, √4 होते हैं तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं। कैसे? ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करके। तो √2/2। अब अगर मैंने ये प्रूव कर रखा है कि √2 इरेशनल होता है, तो मैंने देखा था रेशनल और इरेशनल को मैं डिवाइड जब करूँगा तब भी रेशनल आएगा। ऐसे प्रूव करना होता है। सेकंड क्या है? 7√5। ये तो अपन कर ही सकते हैं, और 6 + √2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 1.3 निपटती है। अब इसके बाद अपने को करना है डेसिमल एक्सपेंशन। चलो आओ डेसिमल एक्सपेंशन भी सीख लेते हैं। चलो जी आ गए सब। तो डेसिमल एक्सपेंशन अब हमको करना है। डेसिमल एक्सपेंशन से क्या समझ रहे हो? डेसिमल एक्सपेंशन से हम ये समझ रहे हैं कि सर मुझे दिया है 2/5, इसका मैं डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालूंगा? 2 यहाँ पर मैंने लिखा 5, पहले आएगा 0 तो ये हो गया 20.420, तो यानी कि 0.4। तो यानी कि 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 0.4। समझे? डेसिमल के बाद एक्सपेंड करना होता है, तो ये हो गया 0.4। अब मान लो मेरे पास है 3/9, कितना हो गया? 1/3। डेसिमल एक्सपेंशन इसका मैं करूँगा, आएगा 0.33। ठीक, यहाँ से एक बात समझ में आ रही है क्या? 2/5 क्या था? रेशनल नंबर। इसका जब मैंने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आई 4, उसके बाद ये रुक गया, पूरे तरह से डिवाइड हो गया। और 1/3 भी रेशनल नंबर है। इसका डेसिमल में क्या हुआ? ये जो 3 नहीं चलता जाएगा ऐसे। इसके में क्या हुआ? ये रुका नहीं, यानी कि टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन जो नंबर था ना 3 वाला वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। चलो नहीं समझ में आया, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया 1/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। क्या करना, मैंने ऐसे किया बेसिक तरीके से। नहीं होगा तो 0 लगाया, तो यहाँ 10 हो गया, पॉइंट लगाया, 7 × 7 बचा 3, 0 आ जाएगा, 7 × 4 = 28, बचा 2, 20, 2 आएगा यहाँ, 14, 60, 8, 5, 6 बचा कितना? 40, 5 आएगा,
इधर कर रहा हूँ मैं ना, तो 35 बचेगा कितना, 50 हो गया। 7 7 जा 49, 10 बचेगा। अब देखो वापस ये 10 यहाँ था, ये वापस रिपीट हो गया। अब दोबारा से पता है क्या टर्म आएगी, यही वाली टर्म दोबारा रिपीट होगी, 1 4 2 8 5 7, फिर दोबारा से 1 4 2 8 5 7। 1/7 भी क्या था, रेशनल नंबर था, समझे। तो रेशनल नंबर जो होते हैं ना, या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद कुछ 1 2 3 बार कुछ आगे तक आएगा, फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो बार बार रिपीट होगा। यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, ये पूरी टर्म 0.142857 रिपीट हो रही है। तो यहाँ से हमको रेशनल नंबर की 2 और प्रॉपर्टी पता चली। क्या क्या पता चली, पहला तो ये कि जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर will be either terminating or non-terminating, but repeating। तो रेशनल नंबर जो होगा या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, और टर्मिनेट नहीं कर रहा तो क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। तो ये रेशनल नंबर के बारे में हमको एक और बात पता चली। अब देखो इसको इरेज करता हूँ। चलो जी, अब डेसिमल एक्सपेंशन में आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास कुछ रेशनल नंबर है, देखो 0.0375, 0.104, 0.0875। अब देखो ये रेशनल नंबर है, इसको मैं पी क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ 375 अपॉन, यह आएगा एक, इधर से ये डेसिमल आता है, उसके आगे ये 4 डिजिट थी वो मैंने 0 में लिख दी, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या है, 375 अपॉन 10⁴ ये है। और मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 375 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँगा तो वो आएगा 5 इंटू 5 अपॉन 10⁴। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2, तो ये हो जाएगा 2⁴ इंटू 5⁴। अब देखो यहाँ से क्या बचा, 3 5 यहाँ से कट जाएंगे, 1 5 बचेगा 3, 2⁴ इंटू 5। चलो दूसरा एग्जाम्पल मैंने देखा, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, डेसिमल हटाऊंगा 3 0 आएंगे, ठीक। 104 अपॉन 100 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 104 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 104 को मैं अगर 2 2 या 4 तो 2 का स्क्वायर इंटू 13 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सारी चीज़ें मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे याद है इसलिए, है ना। अब इससे कट गया, क्या बचा है, बचा 13/5 स्क्वायर। तीसरा मैं लेता हूँ 0.0875, डेसिमल आता है नीचे 1 2 3 4 0 आएंगे। अब देखो इसको मैं कट करके बताता हूँ, तो आपके पास बचेगा 7/2⁴ इंटू 5। अब देखो जिन एग्जाम्पल को गौर से देखो, कुछ कॉमन लग रहा है कि डिनोमिनेटर में, देखो ध्यान से देखो, मुझे तो एक चीज़ कॉमन लग रही है यार। क्या डिनोमिनेटर में कॉमन लग रही है कि कुछ 2 की टर्म्स आ रही है और 5 की टर्म्स आ रही है। यहाँ देखो 2⁴ 5, 5 का स्क्वायर 2⁴ इंटू 5, कुछ 2 और 5 की टर्म्स में नीचे की टर्म्स आती जा रही पूरी, बस इसके अलावा और कोई टर्म नहीं आ रही। हो रहा है ना ऐसा, हो रहा है। अब इससे क्या समझने को मिला, इसको ये समझने को मिला कि भैया ये जो रेशनल नंबर है ये सारे किस टाइप के रेशनल नंबर हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कौन से थे, जो डेसिमल के कुछ हद तक आते हैं उसके बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है ना। तो इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डिनोमिनेटर किस टाइप का होता है, या तो 2 की टाइप, 2 की पावर में m कुछ होगा, या 5 की पावर में n होगा, समझे। तो यानी कि जितने भी ऐसे रेशनल नंबर है जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं उनका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होता है, 2m इंटू 5n की फॉर्म का होता है। तो ये आपकी अगली थ्योरम है। तो चलो लिख देते हैं थ्योरम 1.5। हाँ जी, थ्योरम 1.5 क्या बोलती है, थ्योरम 1.5, let x be a rational number that can be expressed
expressed in the form of P by Q if X is rational number whose decimal expansion terminates, then Q is of the form 2 power m 5 power n, where m and n are non-negative integer। जो भी हमने सीखा वही हमने एक्सप्रेस करते हैं थ्योरेटिकली। क्या एक्स कोई भी रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, और अगर उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू किस टाइप का आएगा, 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्म में आएगा। ये हमारी हो गई अगली थ्योरम। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे? कोई भी अगर रेशनल नंबर है जिसकी डिनोमिनेटर यानी कि क्यू की फॉर्म अगर 2 पावर m और 5 पावर n की टर्म्स में आती है तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। बस उल्टा लिख देते हैं चलो। और जो जैसे हमने उल्टा लिखा तो ही आपकी क्या बन गई अगली थ्योरम 1.6 क्या बनी, लेट x इक्वल्स टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर whose denominator यानी q is of the form 2 power m into 5 power n, where m and n are non-negative integer, then x decimal expansion will get terminated। यानी कि क्या, कोई भी बाई क्यू रेशनल नंबर मुझे गिवन है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्म का है तो वो रेशनल नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे 5/10, 10 के साथ 2 into 5, तो क्या आंसर आएगा 1/20.5, टर्मिनेट कर गया। 4/30 कैसे लिख सकता हूँ, 4/30 को कैसे 2 2 into 5 into 3 ऐसे लिख सकता हूँ। नहीं है नहीं, इसमें तो 2 की पावर 5, चलो 13 ले लेते हैं। यहाँ पे अपन लेते हैं 50 लेते हैं, 5 का स्क्वायर 50 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 और ये 4, तो यहाँ से ये तो कट गया 2, क्या आंसर है 2/25। जब मेरे पास 2/25 आया, अब जब मैं इसको वो करूँगा ना, पूरा इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा, तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन में मेरे पास क्या आता, करते हैं चलो 2/25 कितना आता है, 2/25 आएगा मेरे पास, ये आएगा 0.08। टर्मिनेट करेगा। क्यों टर्मिनेट किया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में का था, 2 पावर m इंटू 5 पावर n। अब देखो यहाँ 5 का स्क्वायर तो तुमको दिख रहा है, तुम बोलोगे 2 की टर्म कहाँ है, तो 2 की टर्म अगर नहीं है या 5 की टर्म नहीं है तो यार उसकी पावर क्या होगी, 0। किसी भी नंबर की पावर 1 से लेकर कोई भी नंबर आप ले लो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ठीक है, बस ये याद रखो कि 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर हुआ तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, समझे। अगर अकेला 2 होगा तो हम क्या मान सकते हैं कि 5 की पावर 0 है, अकेला 5 हुआ तो 2 की पावर 0, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरा टर्म आ गया अगर, तो मतलब ये थ्योरम वैलिड नहीं है और वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये तो अपनी हो गई थ्योरम कौन सी, 1.56। अब देखो, अब तुम्हारे डाउट में एक सवाल बनाना चाहिए, सर ऐसा भी तो होगा कि डिनोमिनेटर में यार 2 और 5 मान लो या तो आएगा ही नहीं, या अगर 2 और 5 आएगा तो उसके साथ और तीसरा नंबर भी आएगा। हाँ तो भाई बिल्कुल होगा। देखो जो अभी हमने एग्जांपल ले लिया था ना, कौन सा 4/30 वाला, चलो उसको दोबारा से डालते हैं। जैसे मैंने जो अभी एग्जांपल लिया ना मेरा कि 4/30, देखो उसको दोबारा से लेते हैं। 4/30 इसमें देखो क्या आ रहा है, 4/30
2 इंटू 5 इंटू 3। अब देखो 2 और 5 तो आ रहा है, उसके बाद में तीसरी टर्म भी आ रही 3। अब जब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा ना तो मुझे पता क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, क्या मिला 0.0013। अब ये 3 जो है वो रिपीट करता जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या रिपीट कर रहा है, सिर्फ 3 सिर्फ ये अकेला रिपीटेड, सिर्फ ये अकेला रिपीट कर रहा है। सही बात है नहीं है? तो इसका मतलब अगर 2 और 5 नहीं हुआ या और कोई तीसरी टर्म भी आई तो मुझे टर्मिनेटिंग नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और कैसा 1/7 अभी हमने देखा था, इसमें सिर्फ 7 है, इसमें 2 भी नहीं है, इसमें 5 भी नहीं है, सिर्फ 7 है। तो क्या मिला था 0.142857। अब दोबारा से ये रिपीट होगा 142857। इसका मतलब कोई भी रैशनल नंबर है मेरे पास p/q और उसकी जो q है वो किस फॉर्म की है, 2/2 या 5 की फॉर्म की नहीं है, 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्म की नहीं है। उसमें 2 भी है 5 भी है और तीसरा टर्म भी है, या फिर 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, कोई और तीसरा टर्म है, तो वो क्या करेगा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के केस में आएगा। तो बस यही अपनी लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, जो कि थ्योरम 1.7। थ्योरम 1.7 पता है क्या कहती है? थ्योरम 1.7 कहती है दैट x इक्वल्स टू p/q, p and q are co-prime, be a rational number such that q is not the form of 2 power m, 5 power n, then decimal expansion of x will be non-terminating but repeating। ठीक है, तो ये अपनी अगली थ्योरम हो गई। अब देखो यहाँ तक आपका थ्योरम का सिलसिला खत्म होता है और इसके बाद जो हमारे पास बचती है वो आखिरी एक्सरसाइज बचती है, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.4। चलो आ जाओ एक्सरसाइज में निपटा देते हैं, एक्सरसाइज अपनी 1.4। एक्सरसाइज 1.4 पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्सरसाइज का। क्या बोला, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो कई सारे रेशनल नंबर दे रखे, पूछा है कि लॉन्ग डिवीजन मत करो, सीधे सीधे बताओ टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अभी आपने सीखा, क्या देखना है आपको, कोई भी रेशनल नंबर है, मान लो मैंने पहला केस मान लिया कितना 13 और 3125, ये पहला है। अब मुझे बताना है बिना डिवीज़न करे कि ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। कैसे चेक करना है, अगर मैंने देख लिया कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर या तो 2 की पावर m और 5 की पावर n की टर्म का है तो ये टर्मिनेट करेगा, वरना क्या करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब देखो 3125 क्या लग सकता है 3125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 5। तो डिनोमिनेटर मेरा किस टर्म का हो गया, 2 पावर m इंटू 5 पावर n, वेयर m इस केस में कितना 0 और n कितना आ गया मेरे पास 5। ये देखो यहाँ से 5 की पावर 5 है तो 5 की पावर n 5 हो गया और 2 तो है ही नहीं, तो उसके बाद मैंने 0 मान ली। तो ये किस फॉर्म का है, ये आपको 2 पावर m और 5 पावर n फॉर्म का। तो यानी कि ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। इसी तरीके से देखना, देखो अगला एग्जांपल बता देता हूँ। अगला एग्जांपल क्या है आपका, अगला एग्जांपल है 17/8। 8 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 का क्यूब आएगा। अब ये भी किस फॉर्म का हो गया, 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये भी 2 पावर m और m पावर n का फॉर्म बन गया। तो ये भी क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। ऐसे आपको सारे देखने बिना लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करें। अब देखो सेकंड आपका है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी थे ना आपके पास
उनमें से जितने भी टर्मिनेट कर रहे होंगे आपको उनका डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है तो कर देना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। चलो इसके बाद क्या है, लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. Okay, if they are rational in of the form py q, what can you say about the prime vector rule? देखो नीचे नंबर दे रखे हैं आपको ये बताना है कि ये नंबर्स रेशनल है या नहीं है। रेशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन में 2 केस हमने पढ़े हैं, अगर टर्मिनेटिंग कर गया, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, टर्मिनेटिंग कर गया या फिर टर्मिनेट नहीं किया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये क्या होगा, इन दोनों केसों में आपके पास होता है रेशनल नंबर। लेकिन अगर एक तीसरा केस भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन मिलेंगे आपको वो कौन से होते हैं, वो होते हैं यहाँ पे इर्रेशनल नंबर। पता चल गया ना कैसे चेक करेंगे कि अगर वो टर्मिनेट कर जाए या नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग हो तो रेशनल नंबर, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है साथ में नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल। पहला देखो, पहला तो क्या टर्मिनेट कर गया तो सीधे रेशनल नंबर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा आपका 0.12, देखो ये रिपीट नहीं कर रहा, लग रहा होगा रिपीट कर रहा, नहीं पहले 120 फिर 1200 फिर 1200 12000 रिपीट नहीं कर रहा, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो सेकेंड वाला हो गया आपका इरेशनल नंबर। बच्चे जो थर्ड वाला है उसके पास, उसके ऊपर देखो आप बाल लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका रेशनल नंबर।